ઓકે, છેલ્લા 2 દિવસથી નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારામનજી દેશના અર્થતંત્રને ગતિમાન બનાવવા માટે સતત જાહેરાતો કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગઈકાલે પહેલા લોટની જાહેરાત થઈ, જેમાં એમએસએમઈ સેક્ટરને કેટલાક લાભ આપવામાં આવ્યા, કેટલાકને ફાયદો થશે કે શું થશે તેના પર ઘણી ચર્ચા વિચારણાઓ થઈ રહી છે. એક ટાઈપનું બજેટ સેશન જે રીતનું હોય તે રીતના ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આજે સૌથી વધારે ફાયદો થાય તેવા ખેડૂતો અંગે વાત કરવામાં આવી. તો આપણી સાથે આજે પ્રતિક તોષ્ણીવાલજી છે, જેઓ સીએ છે અને આ અંગે ખાસું જ્ઞાન ધરાવે છે. તેમની પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરીએ. પ્રતિક તોષ્ણીવાલ પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરીએ કે આ જે આર્થિક બૂસ્ટર આપવામાં આવી રહ્યા છે તેમને કેટલો फायदो देश ने थसे. प्रतीक तोष्णीवाल जी, सर आपका स्वागत है न्यूज़ वर्क में. आपने हमारे लिए समय निकाला. सबसे पहले चीज़ सर, जो निर्मला सीतारमन जी पिछले 2 दिनों से जाहिरात कर रही है एक के बाद एक, कितना इम्पैक्ट अभी तक 2 दिनों में जो आया है उससे कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले या कितना इम्पैक्टफुल है ये चीज़? पहली चीज़ सर, इम्पैक्ट होगा, पर कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो खाली उन्होंने अनाउंस किया है कि ये करेंगे. कब से करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा. उन्होंने बोला उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का फंड्स एडिशनल देंगे वो एमएसएमई और बिजनेसेस को. उसमें कुछ कंडीशन है. मैंने जब बैंक मैनेजर से बात की तो अभी तक तो प्रोसीजर्स आए नहीं है. प्रोसीजर्स आएंगे तब पता चलेगा कि कैसे इसका उपयोग होगा. तो हम उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट हफ्तों से थोड़ा पता चले. तो अगर हम 2 दिन की उनके चर्चा की बात करें, इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ना चाहिए, पर मुझे लगता है अभी बहुत कुछ आना और बाकी है. 2 दिन या 3 दिन के सेशन में जब भी वो पूरा कंप्लीट करेंगी तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये कितना डिटेल में आया जाएगा. एज ऑन डेट अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि ये पूरा एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुई है अभी तक. थोड़ा बहुत इसमें इम्प्लीमेंटेशन सोच विचार करना ज़रूरी पड़ेगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल जो जाहिरात हुई थी, कल जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें हुई थी एमएसएमई सेक्टर, जो देश की एक नई हड्डी माना जाता है. जब से उसे ऐसा माना जाता है कि इससे देश को एक फाइनेंशियल बूस्ट मिल सकता है. उस चीज़ पर कल जो फोकस हुआ था उसका ऑलमोस्ट 24 आवर्स हुआ. आपने कुछ एनालिसिस किया, उसके बारे में आप बात कर सकेंगे? सर, एमएसएमई सेक्टर्स को 2 बूस्ट बहुत बड़े लेवल पे मिला. एक जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को पैरेलल कर दिया, जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो, टर्नओवर पोर्टफोलियो सेम कर दिया. दूसरा जो उनको लोन सैंक्शन होने वाला है, ये दोनों उनके लिए बहुत बड़ी रकम है. मेरी बहुत सारी जगहों से चर्चा भी हो रही थी. हम लोगों का मानना है कि जो वो एमएसएमई सेक्टर्स में फॉल करेंगे उनके लिए एडिशनल फंडिंग का उपयोग होगा, क्योंकि वो करना भी चाहते हैं. आज 55 दिन हो गए देश लॉकडाउन के पोजीशन में है. 1 रुपया एमएसएमई सेक्टर्स ने कमाया नहीं होगा. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चल तो रहा नहीं है, यूनिट्स बंद है एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़ के. और अगर मैं बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री भी ना के बराबर चल रही है. तो जब हमने पैसा नहीं कमाया तो एडिशनल लोन का बर्डन क्या लोग लेना चाहेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट माफ नहीं है. 1 साल के लिए प्रिंसिपल माफ किया है, इंटरेस्ट माफ नहीं है. तो क्या लोग लेंगे एडिशनल फंडिंग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. सर, दूसरी चीज़ जो कल हुई थी, टीडीएस की बात की थी गवर्नमेंट ने. शायद इस पे सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि टीडीएस जो उन्होंने ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सर, टीडीएस टीसीएस में प्रोविज़न में एक तो पहली बात बहुत क्लियर कर लूँ, नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है ये. ये चीज़ें नॉन सैलरीड सैलरी जिनको आ रही है उनके लिए टीडीएस में कोई माफ़ नहीं की है. जो भी आपके रेंट या आपका कॉन्ट्रैक्ट है या आपके कोई भी ऐसे खर्चे हो रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल फीस हो गए जिस पे टीडीएस लगता है, अगर आपने कोल है तो इंपोर्ट पे टीसीएस भी लगता है. तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सपोज अगर रेट 1% है तो अब 0.75 हो जाएगा. उससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा, पैसे का आउटफ्लो जो होना था उन लोगों के पास पहुँचेगा 25% ज़्यादा. तो 25% मैं ये मान सकता हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा, पर एक रिलैक्सेशन ज़रूर है. सर, एक और चीज़, कल की जो बात हो रही है, अभी मैं आज के पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं हूँ. कल की एक और बात थी जो जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि लोगों को लोन मिलेगा जो एमएसएमई सेक्टर है. आपने भी वो टॉपिक कवर किया है. सर, कितनी अमाउंट से लोन ले पाएंगे? क्योंकि उन्होंने बताया है कि 3 करोड़, उनके एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है. वो चीज़ कितना इम्पैक्टफुल होगा आने वाले समय में? देखिए, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि अभी सबके पास बिजनेस नए सिरे से शुरू करने ही बारे में सोचना पड़ेगा. तो वो चीज़ कितनी इम्पैक्टफुल होगी आगे के समय में?
सर सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो 3 लाख करोड़ का अमाउंट है, ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 10% अभी तक अगर हम आउटस्टैंडिंग एमएसएमई लोन्स देखें तो वो 300 लाख करोड़ रुपए हैं। ओके। तो उसका 10% ये एडिशनल फंडिंग हमको देने की कोशिश कर रहे हैं। Right. तो आप अगर एवरेज लगाएं तो आप 10% एडिशनल कमाने की बात कर रहे हैं। अगर मेरा 1 करोड़ का लोन है तो मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले सकता हूँ, 20% एडिशनल, वो भी डेट देखा जाएगा 29 फरवरी, आज का नहीं। 29 फरवरी को जो मेरी लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 20% मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके पोर्टफोलियो को एवरेज लेंगे तो 10% बनेगा ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर्स की बात करूँ तो। अब इसमें आपने पूछा अमाउंट, मैं नहीं बता सकता सर क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है, ये एकदम क्लियर गाइडलाइंस अभी तक नहीं पहुंची है। पर मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक रूट से शायद कहीं ना कहीं हम शायद 1 घंटे में लोन ले पाएँ, या ऐसी कोई सुविधाएं उन लोग शायद करें जिससे प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। आपने एक बहुत सही बात बोली कि हमको नए रीत से आज बिजनेस चालू करना पड़ेगा। हमको ये समझना है कि हमारा जन्म ही आज हुआ है। ओके। मैं उन लोगों को बहुत खासकर बोलना चाहूँगा जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का सोचा होगा कि नए लाइन पे हम बिजनेस करें, हम सोचे कि हम एक्सटेंड हुए, लेकिन क्या वो एक्सटेंशन से आपको फायदा होगा? जैसे अभी मैंने इन दिनों देखा है बहुत लोगों ने पीपीई किट्स बनाए, मास्क बनाया, तो ये लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किया। 55 दिन में हमारे पास पैसे नहीं थे तो भी किया कि हमारा साइकिल बढ़ता रहे। लेकिन ये हर जन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनल बर्डन लेना भी मैं नहीं समझता कि अनिवार्य है। अभी आप कम कमाएंगे चल जाएगा, लेकिन आप अगर भूख के लालच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ता गलत हो जाएगा और आपको ना तो कभी कोई फ़ायदा होगा और आप इंटरेस्ट बर्डन में फंस जाएंगे। सर आज के दिन की बात है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन, क्योंकि पॉलिटिकली ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि जो बंदा अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है उसे खाना पहुंचाने की बात कर रही है सरकार। सर ये चीज़ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि रिलेवेंट है यहाँ पे जो चीज़ हो रही है। आप एक फाइनेंशियल के तौर पे देखते हैं, सीए के तौर पर देखते हैं, सारी सिचुएशंस को आप नज़दीक से समझते हैं, कितनी रिलेवेंट थी आज की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो उसको आप कैसे देखते हैं? सर माइग्रेंट्स वर्कर के लिए सबसे पहला काम अगर कुछ किया जा सकता था तो शायद ये करते कि उनको घर ढंग से पहुंचाया जा सके। अगर उस पर उनकी कोशिश जारू है, मैं ये कहीं नहीं बोलूँगा कि जारी नहीं है, पर अगर माइग्रेंट्स लेबरर्स को फर्स्ट घर पहुंचाया जाए और फिर ये लाया जाता तो शायद इफेक्टिव ज़्यादा होता। क्योंकि जो लोग आज भी ट्रांजिट में हैं या जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको कितना बेनिफिट होगा मेरे को नहीं मालूम, और कैसे आप वेरीफाई कर लोगे? अगर कोई आदमी जो कर्नाटका से गुजरात तक पहुंचा है और उसको आज खाना चाहिए तो वो गुजरात में खाना लेगा, कल वो गुजरात से बाहर जाके राजस्थान पहुंचेगा तो उसको राजस्थान में खाना, ये कैसे आप मेजर करोगे, कैसे दोगे, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। हाँ, इस पर हम कर सकते थे कर्नाटका से दिल्ली पहुंचा दें पहले, फिर खाना उनको दिया जाए, तो शायद वो प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक रूप से चलता। पर एक चीज़ जो शायद फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो, जो ये जो वन नेशन वन राशन का काम कर रहा है, शायद अगर ये हो जाए 31 मार्च 21 तक जो इनका एम है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 70 से 80 करोड़ जनता को फ़र्क पड़ेगा। और इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा। माइग्रेंट वर्कर्स पे बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फोकस किया, मैं अग्री करता हूँ, फोकस करना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आज उन्हीं को है। आपको कुछ और मेजर्स सोचने पड़ेंगे। मैं हमेशा बैंक में 1000 रुपये 2000 रुपये डालने से शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको कैसे उनको अच्छी तरह से व्यवस्था मिल जाए उसके लिए उन्होंने काम किया। रेंटल, बहुत अफोर्डेबल रेंट प्रोवाइड करने का, पर क्या उनके पास प्रॉपर्टीज रेडी हैं? क्या उनको, अगर पता चला लॉकडाउन खत्म हो गया और वो अभी भी अटके हुए हैं, तो क्या वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं ऐसी? क्या गाइडलाइंस है, क्या सर्वे है, क्या प्रोसेस है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो डिटेल में शायद इन दिनों में आए तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वरना ये पॉलिसी मुझे थोड़ी सी अभी तक नहीं समझ में आई है कि रेंटल अफोर्डेबल कैसे होगा। सर एक और चीज़ होती है जो सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है, लोग यूएसए के साथ इंडिया की कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूएसए में टैक्स पेयर को इतने पैसे दिए गए, इतनी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंडिया में क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं रहा? आपने उस दिन भी सुना था जिस दिन वड़ा प्रधान जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी, तब लोगों ने 20 लाख को डिवाइडेड बाय जो हमारा फिगर्स था वो कर दिया था। वैसे टाइम पर आप कैसे देखते हैं कि इंडिया में एज आप सीए है तो आपको भी मालूम होगा, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है इन दिनों में? सर इंडिया को यूएस से कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, आप यूएस से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि हम हमेशा बेटर होना चाहते हैं। आज यूएस डेवलप नेशन है, हम डेवलपिंग है, तो हम हमारी कंपैरिजन हमेशा रखेंगे, पर हम एपेटाइट में उनसे कभी मैच नहीं कर सकते।
अगर यूएस ने कोई बेनिफिट एडिशनल दी है क्योंकि उनकी वो एपेटाइट है, क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना एपेटाइट है? क्या उनके पास वो फंड्स अवेलेबल हैं? आज जो ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन क्या वो 20 लाख करोड़ से जनता तक हम एफिशिएंटली पहुंच पाएंगे और उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली मानता हूं कि ये कंपैरिजन हमें यूएस से नहीं करना चाहिए कि यूएस में इतने बेनिफिट्स एडिशनल मिले, हमको ये नहीं मिला, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ना तो मैच हो सकती है ना ही हमारा स्केल मैच हो सकता है, क्योंकि यूएस डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया आज भी डेवलप हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स बहुत अच्छे लेने की कोशिश किए हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो गरीब और मैं ऊपर थोड़े से और ऊपर, मैं मिडिल एज पे अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मिडिल इनकम वालों के लिए अभी तक कुछ अधिक आया नहीं है, पर जो थोड़े से बड़े हैं और जो थोड़े बहुत गरीब हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है अगर हम इसकी बात करें तो, लेकिन सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन कि अगर नेक्स्ट वीक से वो इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रतीक जी ने कि इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। प्रतीक जी एक लास्ट नोट लेना चाहूँगा, मिडिल क्लास जो आपने बात किया अभी आपने छेड़ा ही नहीं है, मगर मैं उस पर जाना चाहूँगा, उसको किस नज़रिए से देख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे सकती है? आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस होगा, कुछ उस पर हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन? सर आज जब एक बार उन्होंने अर्बन पुअर और मिडिल इनकम ग्रुप की बात की थी तो उन्होंने 6 लाख से 18 लाख पे सीमित कर दी। राइट। आज मैं मानता हूँ एक अच्छे घर का आदमी, सबसे मैं एग्जांपल लूँ ट्रेडर, उनको अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला गया है, मेरा जहाँ तक अभी तक अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड, अगर मैं किसी की बात करूं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी शायद 25, 30, 50 लाख, 100, 1 करोड़ तक की इनकम है, उनको क्या बेनिफिट मिला है कोई क्लैरिटी नहीं है। शायद आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिले, पर जहां तक अभी तक स्टेप्स लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है 2 वर्ग अभी भी मालूम बाकी हैं, एक जो बहुत ज़्यादा रिच है और एक मध्यम वर्ग। लेकिन बहुत ज़्यादा रिच को क्या देंगे वो मुझे डाउटफुल है, पर मध्यम वर्ग को कवर करना बहुत बहुत अनिवार्य है, वरना ये जो मिडिल क्लास है वो अगर टूटी तो आगे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अभी मिडिल क्लास को काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है या मिलने वाली है, इस पर अभी डिस्कशन होगा। प्रतीक जी हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, आगे भी ये चीज़ जो निर्मला सीतारमण जी दे रही है या जो अनाउंसमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका वो विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ ऐप के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।